क्रिस्टल न्यूज आसनसोल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच युवा तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष रुपेश यादव जी मौजूद हैं। पूरे शिल्पांचल में कई प्रश्न हैं जो इनके इर्द गिर्द घूम रही है। आइए आज हम लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि उन प्रश्नों के सवाल के जवाब इनसे लिए जा सके। रुपेश यादव जी, आपका स्वागत है क्रिस्टल न्यूज आसनसोल में। युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना थोड़ा छात्र जीवन यानी राजनीति के पहले आपका जो छात्र जीवन रहा, आपकी स्कूल की शिक्षा दीक्षा व कॉलेज की पढ़ाई, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। छात्र जीवन मैं अंडाल हिंदी विद्यालय से सेकेंडरी की पढ़ाई किया हूँ और माध्यमिक रानीगंज टीटीवी कॉलेज से उच्च माध्यमिक, मड़वाड़ी सनातन से उच्च माध्यमिक, पीडीवी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। छात्र जीवन में राजनीतिक तृणमूल कांग्रेस में जब छात्र था तो तृणमूल कांग्रेस का गठन तो हुआ था नहीं, लेकिन एसएफआई का विरोधी थे कांग्रेस में। फिर धीरे धीरे आप राजनीति में कैसे आपका पदार्पण हुआ? राजनीति में एक तरह से कहा जाए तो एक्सीडेंटली पदार्पण हुआ। एक्सीडेंटली बोलने से जिस तरह से सीपीएम का अत्याचार चल रहा था उस समय, सीपीएम का अत्याचार बर्दाश्त नहीं होने के कारण प्रतिवाद करते करते राजनीति। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, युवा अध्यक्ष के रूप में आप 2021 का यह विधानसभा चुनाव किस प्रकार से देखते हैं? यह कितना आसान या कितना मुश्किल होगा आपकी पार्टी के लिए? युवा अध्यक्ष के रूप में हम लोग तृणमूल कांग्रेस वाले हर रोज पढ़ाई करते हैं, इसलिए 21 का चुनाव हम लोगों के लिए कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। क्योंकि नेत्री पिछले 10 साल से गवर्नमेंट में रहते हुए चीफ मिनिस्टर के नाते हर रोज काम कर रहे हैं, और जो छात्र हर रोज पढ़ाई करता है उसे एग्जाम के टाइम में कोई भय नहीं होता। रुपेश यादव जी, तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी और कई नेतागण इस बात के बार बार आरोप लगा रहे हैं भाजपा वालों पर कि वो बाहरी नेताओं के द्वारा यहाँ प्रचार प्रसार का अभियान चला रहे हैं और बाहरी लोगों का एक तमगा उनके ऊपर चिपकाया जा रहा है। इसे आप कितना सही मानते हैं और किस रूप में देखते हैं? एकदम सही बात है। बाहरी लोग हैं, हम लोगों ने देखा है कि 2014 में जब हमारे संसदीय क्षेत्र से बाबुल सुप्रियो जीते और जीतने के बाद जो माहौल बिगाड़ा गया, हम लोगों ने देखा रानीगंज में और आसनसोल में जिस तरह से कॉमनल राइट्स हुए। कॉमनल राइट्स के बाद जो लोग इससे उस्कावा दिए थे वो तो आसनसोल और रानीगंज छोड़ के चले गए दिल्ली और बम्बे, लेकिन भोगना पड़ा था यहाँ के स्थानीय लोगों को। इसीलिए हम लोग बहिरागत कह रहे हैं। ये लोग अभी चुनाव के समय में बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें, कोई सोनार बांग्ला, कोई और कुछ कह रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे ये लोग फुल हो जाएंगे और निभाना और करना यहाँ के लोगों को पड़ेगा। तो ऐसा भी विरोधियों के द्वारा और भाजपा के द्वारा यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि इस बार 2021 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के द्वारा तापस बनर्जी को जो प्रार्थी बनाया गया है, ये रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के ना होकर बाहर से यानी आसनसोल से इनको दिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तापस बनर्जी एबीपी आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट के चेयरमैन थे और तापस बनर्जी बाहरी नहीं हो सकते। तापस बनर्जी यहाँ के स्थानीय हैं, आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट के चेयरमैन थे वो, ये भी जानना चाहिए। तो आप ऐसा कहना चाहेंगे कि तापस बनर्जी यहाँ के स्थानीय ही माने? एकदम वास्तविक है, स्थानीय है, स्थानीय माना नहीं जाएगा, स्थानीय है। अच्छा, रानीगंज विधानसभा क्षेत्र 2011 से पहले लगातार माकपा और सीपीएम वामफ्रंट के कब्जे में रहा। फिर 2011 में सोहराब अली ने उस वक्त के प्रार्थी को लगभग 1800 वोटों से हराया। उसके बाद 2011 के बाद 2016 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी सोहराब अली की पत्नी को टिकट दिया आप लोगों ने, कुछ वोटों से वो हार गई उसमें। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार 2021 के चुनाव में आप अपने पुराने प्रार्थी को हटाकर नया प्रार्थी आपको देना पड़ा? ऐसा क्या उसमें आप लोगों ने खामी देखी कि उस प्रार्थी को चेंज करना पड़ा आपको?
सीट में मेरा व्यक्तिगत राय हो नहीं सकता है। ये हमारे चुनाव कमेटी गठन हुई थी, उस चुनाव कमेटी के सोच विचार के जरिए ही हुआ। इस प्रश्न का जवाब मेरे देने लायक नहीं है। अच्छा रुपेश यादव जी, तृणमूल की प्रार्थी तालिका घोषित होने से पहले यह बात पूरी तरह से लगभग तय मानी जा रही थी कि अंडाल और रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के ही प्रार्थी को दिया जाएगा, जिसमें सबसे आगे धरतीपुत्र के रूप में आपका नाम चल रहा था और लगभग पूरे मीडिया हल्के में इस बात को माना गया था कि आपको ही प्रार्थी बनाया जाएगा। फिर ऐसा क्या हुआ? आप ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि आपका नाम ना लेकर तापस बनर्जी का नाम प्रार्थी के रूप में घोषित किया गया? ये हम लोगों का जो निर्वाचन कमेटी बना है वो विभिन्न पहलुओं को देख करके सोच विचार कर करके जो दल के लिए और इस रानीगंज के लिए अच्छा हुआ है तो वैसा ही प्रार्थी निर्वाचित करके दिया। आपके बारे में इन दिनों यह भी पूरी तरह से चर्चा गर्म है कि तृणमूल प्रार्थी के रूप में आपको सदस्यता नहीं दिए जाने के कारण आपके अंदर कुछ रोष है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी बातें जो करते हैं वो मुझे नहीं जानते हैं, कर रहे हैं। जो मुझे जानते हैं ऐसी बातें नहीं करते। तो फिर आप यही कहना चाहेंगे कि आप पूरी तरह से तृणमूल में हैं और रहेंगे? ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये कहता है कौन जिससे संदेह होता है? जो मुझे जानते हैं वो ऐसा बात करते ही नहीं सकते। ऐसा है रुपेश यादव जी कि तृणमूल में ही कई खड़ा है, कई खेमा है, कि कुछ खेमों से यह आवाज बार बार फैलाई जा रही है कि रुपेश यादव जी भाजपा में वो लोग तृणमूल के लोग हो ही नहीं सकते। अच्छा चलिए, ये प्रश्न को चेंज करके अब हम लोग जानना चाहेंगे कि रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं हैं। इस मूलभूत समस्याओं में सबसे प्राथमिकता आप कौन सी समस्या को देंगे और अपने कैंडिडेट अपनी प्रार्थी से कहेंगे कि जीतने के बाद वो उन समस्याओं को सॉल्व करेंगे? हमारे इलाके में रानीगंज विधानसभा इलाके में सबसे मूल समस्या कुछ इलाके में अभी तक हम लोग कोशिश करने के बावजूद ये पूर्वांचल का इलाका है, अभी तक हम लोग पानी दिया था काम करने के लिए। जिला सभापति, मेयर, एमएलए में एक खुला छूट था कि आप इस पूरे जिले में काम कीजिए और इस काम करने का पूरा दायित्व तो उनके ऊपर ही था काम करने का। और अगर कहते हैं किसी ने काम करने का मौका नहीं मिला तो वो किसी भी दल में जाएंगे काम नहीं कर पाए, क्योंकि जो व्यक्ति तो इतना खुला छूट मिला हो और काम नहीं कर पाए हो, किसी भी दल में जाकर के काम नहीं कर। और क्यों गए ये वही बता सकते। कुछ दिनों पहले पहले भाजपा में जाने की उनकी जब सरगर्मी तेज हुई तो वो
तृणमूल कांग्रेस के सभी पदों से अपना त्यागपत्र देने के बाद जब कलकत्ता गए और फिर वहां जाकर फिर वो यू टर्न लेते हुए वापस तृणमूल में आए, तो आप लोगों ने उन्हें क्या सोचकर फिर से वापस ले लिया, जबकि इस पूरी शिल्पांचल में यह लगभग तय हो चुका था कि वो तृणमूल पार्टी छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं और वो खुद उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था, फिर वापस क्यों लिया गया? ये प्रश्न, मैं तो एक सामान्य सा जिला युवा अध्यक्ष हूँ, वो कलकत्ते में वापस आए, उन्हें किस तरह से ग्रहण किया ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व बता पाएगा। तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए तृणमूल कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव के बाद फिर से सत्ता में वापस लौटती है और जितेंद्र तिवारी फिर पुनः वापस पार्टी में आना चाहेंगे, तो आपका अपना पर्सनल विचार क्या होगा? तृणमूल कांग्रेस तो पुनः सत्ता में लौटेगी ही, और जितेंद्र तिवारी पुनः वापस आना चाहे तो यहाँ मेरा विचार चलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अकेले दल नहीं हूँ, दल समूह से चलता है और समूह ही निर्णय लेगा कि उनके साथ क्या किया जाए। एक्चुअली रुपेश यादव जी, ये प्रश्न इसलिए आपसे किया गया कि आपका अपना विचार, क्योंकि आप एक जिला के युवा अध्यक्ष के पद पर हैं, इसलिए आपका विचार भी निश्चय ही स्तर पर लोग जानना चाहेंगे। और फिर यहाँ की जनता का विश्वास बार बार भंग हो रहा है कि वो किस पर विश्वास करे, जिस पर विश्वास करती है वही 2 दिन बाद पता चलता है कि वो भाजपा का दामन थाम रही है। तो फिर तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आज विश्वास करके कैसे चला जाए, इसलिए ये प्रश्न आपसे है। इसलिए आपका अपना व्यक्तिगत विचार क्या है कि क्या उन्हें वापस लिया जाए या ना लिया जाए? ऐसे व्यक्ति को तो किसी दल में स्थान नहीं होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है, लेकिन दल में व्यक्तिगत विचार चलता नहीं, दल में हमेशा सामूहिक विचार चलता है। अब सामूहिक निर्णय जो होता है उस समय वही लिया जाता है, व्यक्तिगत चलता नहीं। अच्छा रुपेश यादव जी, रानीगंज विधानसभा में इस बार 2021 का जो चुनाव विधानसभा होने जा रहा है वो मुख्य रूप से त्रिकोणीय होने जा रहा है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस जो इस वक्त सत्ता में है, दूसरी ओर भाजपा, और तीसरा संयुक्त मोर्चा सीपीएम कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट। इन संयुक्त मोर्चा के द्वारा प्रार्थी के रूप में हेमंत प्रभाकर का नाम आगे किया गया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि ये त्रिकोणीय मुकाबला कितना रोचक या कितना आपकी पार्टी के पक्ष में जाने वाला? त्रिकोणीय मुकाबला हो या विपक्षी मुकाबला, इस बार तृणमूल कांग्रेस रानीगंज विधानसभा सीट जीत रही है, और ये जीत इसलिए होगी काम के बदले। पिछले 10 सालों में कामों के साथ आज तृणमूल कांग्रेस चुनाव में उतरी है, और केवल मात्र रानीगंज नहीं, इस जिले का सभी सीट हम लोग जीते। और ये केवल आपके इंटरव्यू में बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैंने डोर टू डोर जाकर के देखा है, लोग वोट देने के लिए तृणमूल कांग्रेस को प्रस्तुत देने के लिए प्रस्तुत है, केवल तारीख का इंतजार कर रहे हैं। रुपेश यादव जी, आप लगातार तृणमूल के सभी कार्यक्रमों में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी हाल फिलहाल ही द्वारे सरकार का एक कार्यक्रम तृणमूल कांग्रेस के द्वारा चलाया गया, यहाँ की पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा चलाया गया, और इसके पहले भी आपने घर घर तक जाकर मतदाताओं से मिले तथा उनकी समस्याओं को जाना। आप क्या कहना चाहेंगे जब हेमंत प्रभाकर संयुक्त मोर्चा के रूप में यहाँ की जनता से वोट मांग रही है? भाजपा का प्रार्थी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही घोषित हो जाएगा वो भी आ जाएंगे, तो फिर लोग यहाँ की जनता तापस बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस को ही वोट दे, क्यों ऐसा क्यों आप कहना चाहेंगे कि वो वोट दे जाए? भारतीय जनता पार्टी का पिछले 7 साल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वामफ्रंट का 34 साल, इन दोनों का 34 साल के बनाम और 7 साल केंद्र में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी जो भी घोषणाएं, जो भी प्रकल्प, जो भी योजनाएं लागू किया है वो जनहित के लिए लागू नहीं किए। इसीलिए हमारी नेत्री ने आम घर तक अपने प्रकल्प के माध्यम से पहुंची। पश्चिम बंगाल की सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार आम घर तक, जन जन तक अपने प्रकल्प के माध्यम से पहुंची। वहीं भारतीय जनता पार्टी टीवी के ऐड के माध्यम से पहुंची।
टीवी में जो आपका मीडिया के द्वारा जो ऐड दिया जाता है, मीडिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी घर तक पहुंची है। और हम लोग अपने प्रकल्प के जरिए, वो चाहे स्वास्थ्य साथी हो, चाहे सबूत साथी हो, चाहे कन्याश्री हो, चाहे समवेती हो, मैंने विभिन्न तरह का प्रकल्प को लेकर के हम लोग घर तक पहुंचे हैं। हर घर में हमारा सरकार का, पश्चिम बंगाल सरकार का कोई ना कोई प्रकल्प मौजूद है ही। आप लोगों के द्वारा भाजपा के ऊपर बार बार यह आरोप लगाया जाता है कि वो धर्म और जातिवाद की राजनीति करती है, और इस बार यही आरोप माकपा और संयुक्त मोर्चा पर भी लगाया जा रहा है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। फिर आप इस तरह की राजनीति में तुष्टीकरण या धार्मिक या जातिवाद को कहां तक सही मानते हैं और आप कैसा देखते हैं? भाजपा पर आरोप नहीं, भाजपा तो धर्म की राजनीति करती है, ये प्रमाणित है। और राजनीति में तुष्टीकरण हो या चाहे धार्मिक धर्म हो, ये दोनों ही जायज नहीं है। राजनीति संविधान के अनुसार होना चाहिए, जो हमारा दल करता है। संविधान के अनुसार जिसका जो अधिकार है उसे दिलवाने का, उसे कायम रखने का काम हमारे दल करती है। तो राजनीति संविधान और समाज का सरोकार को सामने रख करके करना चाहिए, न कि धर्म और तुष्टीकरण का राजनीति होना चाहिए, ये गलत है। चलिए रूपेश यादव जी, आपने हमारे सभी प्रश्नों का अपने पूरे अंतः मन से जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।